लिखोगे या फोटो लोगे? ठीक है, जल्दी कवर हो जाएगा। घर जाके लिखते हो कि नहीं? ठीक है, स्टार्ट करते हैं वे ऑप्टिक्स से। वे ऑप्टिक्स में सबसे पहले हमें पढ़ना है ऑल अबाउट द वेव्स। वेव का बिहेवियर क्या होता है, वेव किस तरह से मूव करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, प्लस इसके अंदर में कुछ इसके स्पेशल फीचर्स आते हैं, वो भी हमको वन बाय वन इसमें स्टडी करना है। ठीक है, तो इसमें पहले इसका जो एक नाम होता था तो उसका नाम होता था वेव थ्योरी ऑफ लाइट करके होता था। अब थोड़ा सा मैंने इसमें क्या चेंजेस कर दिया नाम में, तो बोल दिया वेव ऑप्टिक्स। अब स्टार्ट जो करते हैं वो न्यूटन्स की थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आपके सीबीएसई में न्यूटन्स की थ्योरी नहीं है, डायरेक्ट हाइगन्स की थ्योरी है। क्या करना चाहिए, हाइगन्स की थ्योरी से स्टार्ट कर दो, रहने दो। टेक वालों की इसमें आता है कि सीबीएसई में आपका कौन सा है, स्टेट है। ठीक है, तो आपको तो टाइम है, वापस पढ़ोगे क्या। तो डायरेक्ट हाइगन्स की थ्योरी से स्टार्ट किया। चलो अपन भी हाइगन की थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। अब हाइगन की थ्योरी स्टार्ट करने के पहले हमको कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है, दैट इज वेव फ्रंट, नंबर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वेव फ्रंट, वेव सरफेस, वेव नॉर्मल। सपोज करिए आपके पास में पानी है, पानी में आपने पत्थर मारा, पत्थर मारने के बाद क्या दिखेगा आपको? अरे क्या दिखेगा? अरे ऐसी वेव दिखेगी ना, पानी में पत्थर मारोगे तो वेव इस तरह से बढ़ती जाएंगी, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। टाइप्स ऑफ वेव्स में प्रोग्रेसिव पढ़ना। अब सपोज करिए ये हमारा एक लाइट सोर्स है, एक बल्ब है जहां से लाइट निकलेगी। तो लाइट इस डायरेक्शन में भी जाएगी, लाइट इस डायरेक्शन में भी जाएगी, यहां पर भी जाएगी, यहां पर भी जाएगी। मेरे ख्याल से लाइट सभी डायरेक्शन में जाएगी। जब मैं लाइट ऑन करूंगा हर एक डायरेक्शन में लाइट जाएगी। एक फिक्स डिस्टेंस पर, डिस्टेंस कितना है तो बोलना c इंटू टी, सी टी। कहां से आया सी टी नाम का डिस्टेंस? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लाइट और टाइम t। तो डिस्टेंस कितना हुआ? सिटी। तो ये सिटी नाम का डिस्टेंस हर जगह पे ट्रैवल करेगा। अगर मैं टाइम फिक्स रखता हूं, वेलोसिटी तो फिक्स ही है, कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो भी होता होगा डिस्टेंस, मान लो 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, जो भी होता होगा, तो लाइट जो है हर एक डायरेक्शन में जाएगी। मुझे क्या करना है, यहां पर जितने भी पॉइंट्स होंगे इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। इसलिए वेव सरफेस को आपने डिफाइन किया हुआ है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ct। तो ct नाम के डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, या लोकस करके एक वर्ड मिलेगा आपको, लोकस, तो सबको ज्वाइन करिए, तो ये जो पार्ट मिलता है इसको बोलते हैं वेव सरफेस। गॉट इट? समझ में आया? इसको बोलते हैं वेव सरफेस। ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए वेव फ्रंट ना। वेव फ्रंट के लिए आपको क्या करना है, इसको आपको कट करना है दो इक्वल पार्ट्स में। आप वर्टिकली कट कर सकते हो, आप हॉरिजॉन्टली कट कर सकते हो, आप इंक्लाइन, कैसे भी कट करो, लेकिन कट करो। मान लो आपने वर्टिकली इसको कट किया, ये हो गया आपका कटिंग एक्सिस। कट करने के बाद आपको शायद कुछ ऐसा दिखेगा और एक पॉइंट दिखेगा। ठीक है, ये वही हमारा लाइट सोर्स है। अब लाइट जो है वो इस तरह से आगे जाती हुई हमको दिखाई दे रही है, इस तरह से आगे जाती हुई हमको दिखाई दे रही है। अब इसको वेव फ्रंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि
इस सोर्स के फ्रंट में ये इतना पार्ट आया, जरूर नहीं ये वाला लो, अब ऐसा भी तो ले सकते हो हॉरिजॉन्टल, तो मेरे ख्याल से सोर्स के फ्रंट में जाएगा ये। आप ऐसा भी ले सकते हो, तो सोर्स के फ्रंट में जाएगा इतना पार्ट। आप नीचे वाले भी ले सकते हो, तो सोर्स के फ्रंट में ही जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। तो दिस इज कॉल्ड योर वेव फ्रंट। वेव फ्रंट अलग अलग टाइप्स के होते हैं, मैं बता दूं आपको टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, बनाते कैसे बाद में बताऊंगा। तो एक होता है स्पिरिकल, तो फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं वो स्पेरिकल वेव फ्रंट है, स्पीयर के जैसा होता है। एक होता है प्लेन वेव फ्रंट, और तीसरा होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सबसे ज्यादा जरूरत तो स्पेरिकल की पड़ती है, थोड़ी बहुत जरूरत प्लेन, थोड़ी बहुत आखिर में सिलेंड्रिकल की, इसकी तो जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है। तो इस टाइप के वेव फ्रंट होते हैं। अब लास्टली हम चलते हैं वेव नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल का मतलब क्या होता है फिजिक्स में, परपेंडिकुलर। तो आपको क्या करना है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना है जो वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर हो। मान लो ये वो लाइन होती होगी जो कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री, देन दिस लाइन इज कॉल्ड एज वेव नॉर्मल। क्लियर, वेव नॉर्मल क्या हुआ, ठीक है। चल फोटो लो इसका फटाफट, कैमरे अपने रेडी रखा करो और ग्रुप में डाल दिया करो, जो भी आपका ग्रुप है डाल सकते हो ना ग्रुप में, ठीक, डन। इंक डाल देना, उल्टा खुलता है मार्कर, बी केयरफुल, सीधा नहीं खुलेगा। अब ये बेसिक पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट हाइगन की प्रिंसिपल पे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक हाइगन्स प्रिंसिपल। नाउ हाइगन प्रिंसिपल क्या बोलता है, खुल गया, लग दी, वेरी गुड। हाइगन प्रिंसिपल क्या बोलता है, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट will act as primary source of light and will emit secondary wavelets in all possible direction। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, द कॉमन टेंजेंट drawn on these wavelets gives the, तुमने सच में इन डाली क्या, gives the common tangent drawn on this wavelet gives the position of new wave front। अब ये कहानी क्या बोलती है इसको समझते हैं। ये हो गया हमारा सोर्स ऑफ लाइट, इसको हमने नाम देंगे प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। प्राइमरी को ऐसे लिख रहा हूं, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। अब लाइट जो है वो इस तरह से ट्रैवल कर रही है, इस तरह से ट्रैवल कर रही है। यहां पर मल्टीपल पॉइंट्स थे। हाइगन का क्या कहना है कि जब मैं इस पॉइंट्स को सामने से देखूंगा
तो मुझे ये दिखाई देता है कि लाइट यहां से ना निकलते हुए, लाइट एक्चुअली कहां से निकल रही है, यहां से, इन पॉइंट्स में से निकल रही है। जबकि ये सही है क्या, लाइट तो भाई यहां से निकल रही है, लेकिन दिखने में आंखों का जो धोखा हो रहा है वो ये बोलता है कि लाइट यहां से निकल रही है। एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट विल एक्ट एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, तो क्या प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, लेकिन वो एक्चुअली में ये, एंड विल एमिट सेकेंडरी वेवलेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज मीन बाय वेवलेट्स, तो आपको क्या करना है, एक राउंडर में एक फिक्स डिस्टेंस लेना है, कितना लोगे, सिटी नाम का राउंडर यहां रखोगे और एक सर्कल बनाओगे, दिस इज कॉल्ड अ वेवलेट्स। उतने ही फिक्स डिस्टेंस का सर्कल बनाओगे, दिस इज कॉल्ड अ वेवलेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ऑल पॉसिबल डायरेक्शन मतलब कितना होता है, सर्कल 360 डिग्री। नाउ द कॉमन टेंजेंट ड्रॉन ऑन दिस वेवलेट्स गिव द पोजीशन ऑफ न्यू फ्रेम। ये जहां पे कट कर रहा हूँ इस लाइन को मार्क करिए, नाउ जॉइन इट। नाउ दिस इज योर सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब इसको क्या बोला गया है, इस पोजीशन गिव्स द न्यू वेव फ्रंट, न्यू फ्रंट इसको बोला सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसका मतलब है जो पहला वाला था वो क्या हो गया, प्राइमरी वेव फ्रंट। मेरे पास समझ में आई, तो ये होता है हाइगन का प्रिंसिपल। ठीक है, एकदम सिंपल है। ऐसा ही सेम कंसेप्ट आप प्लेन वेव फ्रंट के लिए भी लगा सकते हो। ये लाइट बस इंफिनिटी से दिखाना, दूर से आ रही है करके लाइट, ये तुम्हारा प्लेन वेव फ्रंट। ये पॉइंट्स हो गए तुम्हारे, वेवलेट्स बना दो यहां पर, और जहां जहां कट कर रहे होगे क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है, सेकेंडरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट। क्लियर हुआ, ये बनता है हाइगन का प्रिंसिपल। क्लियर हुआ, फोटो ले लो, मैं तब तक इंक फिलअप करता हूँ इसमें। बहुत डाली गई कहाँ पे, भूखा है क्या इतनी दिनों गए, भर के तो है ये, हाथ से नहीं रहा तो दो नहीं गिरती, टेंशन मत ले। खाता है नहीं है ज़्यादा, यार इसको करो, इसमें डालो, इंसान वैसे ही परेशान है, बस क्या परेशानी बढ़ा रही है, ये लगा दो। ये हो गया हाइगन्स प्रिंसिपल। अब हाइगन्स प्रिंसिपल के बाद नेक्स्ट टॉपिक बताओ क्या है जल्दी से, ड्रॉबैक्स नहीं, और आगे बोलो। अच्छा ये है क्या, अच्छा ये चैप्टर तुम्हारा इसमें भी नहीं हुआ ना बोर्ड में, अपन बोर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना, ठीक। हाँ मुझे बताया करो भाई। लिखे क्या, हाँ नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। अब हाइगन ने क्या किया था भाई, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जन्म तो बहुत पहले हो गया था, न्यूटन के टाइम पर ही हो गया था, उसके लॉज भी बन गए थे। लेकिन हाइगन ने क्या किया, उस रिफ्लेक्शन को प्रूफ करके दिया कि लॉज जो बने वो एग्जैक्टली कैसे बने। तो आई एंगल आई इजिकल टू एंगल आर, ये हमने लॉ पढ़े रिफ्लेक्शन के लिए, तो ये प्रूफ करके दिया हाइगन ने। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक सरफेस है एक्स वाई नाम का, तो
अरे चलो कोशिश करते हैं अपन, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती तो ठीक है, नहीं होती ना पक्का। नजर लगा रही मेरी ड्राइंग को, मैंने कहा ना मेरी ड्राइंग कैसी है। 18 मार्क्स मिलते थे मुझे 50 में से, बताया था ना, नहीं बताया था? अरे तुमको ही बताया था। Let xy reflecting surface, ध्यान दो, AB इंसिडेंट वेव फ्रंट, CD रिफ्लेक्टेड, ये भाई रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, PQ इंसिडेंट रे, RS, अरे खोलो ना बेटा, देख के आना। एंगल A dash N, एंगल I, एंगल N A dash D, ठीक है। अब कहानी समझ लेते हैं, कहानी क्या होती है। ये इंसिडेंट रेज है, ठीक है, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके अंदर में ए बी ये हमारा वेव फ्रंट है, ध्यान दीजिए इधर, ए बी वेव फ्रंट है। जब ए बी आगे जाएगा तो ग्राउंड सरफेस पे सबसे पहले कौन सा पॉइंट लैंड करेगा? ए पॉइंट, अरे बोलो ना, ए पॉइंट लैंड करेगा एज ए डैश, उतनी देर में बी पॉइंट कहां जाएगा? एज अ बी डैश, ठीक है। अब उसके बाद ए डैश वहीं पे थोड़ी ना रहेगा, ए डैश अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। अब बी डैश हवा में थोड़ी ना रहेगा, वो भी अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करेगा, कहां से? बी डैश से सी। उसके बाद दोनों अपना हाथ पकड़ेंगे और आगे चले जाएंगे। फिर से एक बार, ए बी आगे आ रहे थे, ग्राउंड सरफेस पे पहले ए पॉइंट आया एज ए डैश और बी पॉइंट आया एज अ बी डैश। उसके बाद ए पॉइंट आगे बढ़ रहा है अप टू डी तक गया, और बी डैश कहां गया? अप टू सी तक गया। उसके बाद सी और डी ने दोनों ने अपने हाथ पकड़ लिए, समझ में आया? इसलिए एबी को बोला इंसिडेंट वेव फ्रंट और सीडी को बोला रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। यहाँ तक की कहानी समझ में आई? ठीक है, ये तो बेसिक एंगल्स है जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। एन नॉर्मल है, इंसिडेंट एंगल, और दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल। बताइए क्या ये इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। हमको एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर प्रूफ करके देना है, तो एंगल ने प्रूफ करके दिया। उसको कैसे किया ध्यान दो। पहले कहानी का ये समझ लो, या गेम के रूल समझ लो। गेम के रूल क्या बोलते हैं? आपको 90-90 के 3 एंगल्स कंसिडर करना है, क्योंकि फिजिक्स खत्म हो गया यहाँ पर, यहाँ से प्योर मैथमेटिक्स है। 90-90 के 3 एंगल्स कंसिडर करना है और 180 का एक एंगल कंसिडर करना है, ठीक है। 90 के 3, ठीक है, बनाते हैं भाई। फ्रॉम फिगर एंगल ए
ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 90। चेक करो, अगर मैं इसको पूरा करूं बाय ज्योमेट्री ये पूरा 90 डिग्री बनता है। वो दिख नहीं रहा होगा क्योंकि हमारा कोई मेजरमेंट से नहीं बनाया हमने, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा बता सकता हूं कि ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। इसमें लिख देना बाय ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री से अपने आप बन गया। ठीक है। इसको दो हिस्से में डिवाइड करो, तो ए डैश एन, तो एंगल ए डैश एन प्लस एन ए डैश बी डैश प्लस एंगल एन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 90। ठीक है, क्लियर है? ए डैश एन की वैल्यू कितनी है? एंगल है, उसको उधर भेज दो। Therefore angle N A dash B dash is equal to 90 माइनस एंगल है। क्या बोलते हो, समझ में आया? पहला 90 कंप्लीट, दूसरा 90 बराबर, ये पूरा 90 है। also एंगल N A dash C is equal to 90। इसी को वापस एक बार और यूज कर लेना। अब इसको डिवाइड करो, पहले विथ रिस्पेक्ट टू बी डैश और सेकंड वाले इसमें विथ रिस्पेक्ट टू डी। ठीक है, तो एंगल एन ए डैश बी डैश, एन ए डैश बी डैश प्लस बी डैश ए डैश सी, बी डैश ए डैश सी इज इक्वल टू 90। क्या बोलते हैं, समझ में आया? विथ रिस्पेक्ट टू बी डैश हमने उसको डिवाइड किया दो हिस्सों में, एन ए डैश बी डैश प्लस बी डैश ए डैश सी, तो अभी भी पूरा एंगल ही तो मिल रहा है। ठीक है, इसको उधर भेज दो, एंगल बी डैश ए डैश सी 90 माइनस एंगल एन ए डैश बी डैश। ठीक है, देख लीजिए वैल्यू 90 माइनस एंगल है 90 90 90 90 प्लस एंगल है जीरो दोस्तों तुम खड़े रहो, मुझे जम नहीं रहा। अरे तुम खड़े रहो, तुम बैठ लो तो लिख रही हो। अच्छा लिखो मत ना भाई। एंगल बी डैश ए डैश सी कितना आया? कोई तकलीफ नहीं है तो दूंगा। also एंगल एन ए डैश सी इज इक्वल टू 90। फिर से यूज करें, लेकिन इस बार डिवाइड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी। देयरफॉर एंगल एन ए डैश डी प्लस एंगल डी ए डैश सी इज इक्वल टू 90। डी ए डैश सी को ये पे रखो, therefore एंगल डी ए डैश सी इज इक्वल टू 90 माइनस, ये इसको इधर भेज दो, एंगल एन ए डैश बी। व्हाट इज एन ए डैश बी? एंगल आर। कितने हो गए एंगल 90 90 के? 3। ठीक है, अब चलते 180 में। तो 180 कहाँ लगता है? ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल कौन सा लोगे? ए डैश डी सी। फ्रॉम ट्रायंगल्स ए डैश डी सी मिला क्या? ए डैश डी सी लगा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल ए डैश डी सी प्लस ए डैश सी डी, ए डैश सी डी प्लस डी ए डैश सी, ए डैश सी इज इक्वल टू तीनों का एडिशन कितना? 180 डिग्री।
अरे यस और नो, एक्सप्रेशन अच्छे बनाओ। उसमें क्या हो रहा है, मुझे तो बड़ी मजा आ रही है, इसको एंजॉय करो। म्यूजिक रिफ्रेश योर मूड, म्यूजिक से अच्छी अच्छी चीजें। अरे रहने दे, रहने दे, मैथमेटिक्स से समझे ना, अच्छा गाना चल। तकलीफ क्या है, कुछ दर्द वगैरह है तुझे? मेरे को रहता है दर्द है, अब है तो बता मत, पी ले गुड। तो रहता है ये थोड़ा थोड़ा, कभी बड़ा, किसी को ज्यादा रहता है, किसी को कम रहता है, ठीक है, सबके साथ होता है। चलो ठीक है, अबे रुकना, दर्द की बातें चल रही है, 90 लेके आ रहा 90 देता है उसको, ठीक है। हाँ देखो, बट एंगल ए डैश डी सी इज इक्वल टू 90, चलो बताओ कैसे? ए डैश डी सी 90 कैसे? सर अगर क्लास करते हैं, अरे नहीं दे, ये सी हो गया, ये ए डैश हो गया, ये डी हो गया, तो ये एंगल 90 हो गया। हाँ तो रहने दे। अरे नहीं यार, अल्टरनेट एंगल मतलब पता ना, कुछ नहीं है, ये लाइन जा रही ना, तो ये, हाँ ये ट्रांसवर्स के जैसा एक्ट कर रहा है। ये अपना क्या बोलते हैं, ए आर, ए डैश आर, ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। रखो वैल्यू, तो देयरफॉर ए डैश सी डी प्लस एंगल डी ए डैश सी इज इक्वल टू 180 माइनस उधर जाएगा तो कितना मिलेगा 90। देयरफॉर ये देखो, डी ए डैश सी निकाल चुके हैं, देयरफॉर ए डैश सी डी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल आर, देयरफॉर एंगल ए डैश सी डी इज इक्वल टू 90 कैंसल, कितना बचता, एंगल आर हो गया। यहाँ तक का प्रूफ कर दिया अपन ने। अब जाओ, फ्रॉम ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी एंड ट्रायंगल ए डैश डी सी, ए डैश डी सी, ठीक है। ए डैश बी डैश सी में और ए डैश डी डैश सी में मैं बोल दूं ए डैश सी कॉमन है, कॉमन है दोनों में, बराबर। अब उसके बाद आप लोगे बी डैश सी इज इक्वल टू ए डैश डी, कैसे? बी डैश सी इज इक्वल टू ए डैश डी। याद है मैंने कहा था कि जितनी देर में लाइट बी डैश से सी जाएगी उतनी देर में लाइट ए डैश से डी जाएगी, मतलब डिस्टेंस सेम हो गया। आपने बोल देना सेम डिस्टेंस। कैसे नहीं मतलब सेम डिस्टेंस कैसे हो गया? वो हमने जो रीजन दिया था सेम डिस्टेंस है, वो क्यों? लेकिन कॉन्ग्रुएंसी रूल में तो साइड का, हाँ तो वहाँ पे मतलब साइड का नहीं लिख सकते, ऐसा लिखा था हमने सेम डिस्टेंस, तभी तो सेम साइड से सेम ही ना, तो साइड सेम हो जाएगी, पर नहीं लिखा। अरे बाबा, लाइट जितने देर में यहाँ से यहाँ तक गई थी, सिटी नाम का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ से भी तो सिटी नाम का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये साइड इज इक्वल टू ये साइड होगी ना। ठीक है, और क्या दे सकते हैं भाई? कॉन्ग्रुएंस बनाना है दोनों को। ए डैश डी सी और ए डैश बी डैश, ए डैश डी और सी, वो एंगल ए कॉमन आ गया और एंगल ए बी डैश सी, क्या नहीं यार, तो 90 क्या ये वाला, ये जरूर, ये 90 नहीं है ना, 90 यहाँ पर बना ना, यहाँ 90 नहीं है। कहाँ पर बना 90? तो वो वाला भी 90 वाला सर, देखो ना, नहीं बराबर है। बी बी डैश इज पैरेलल टू ए ए डैश,
तो अल्टरनेट एंगल्स, ये श्योर नहीं है कि ये वाला एंगल 90 है करके। तो वो तो हो जाएगा ना अल्टरनेट एंगल। आपने बी बी डैश ए डैश और ए, ये 90 यहाँ पे applicable है तो ये डैश में तो फिर वो वहाँ पे क्यों नहीं होगा? वही तो वही एंगल बी डैश का एंगल फाइंड करना है। वो बन जाता है, ये नेचुरली नहीं बनता है। एंगल जो आपका 90 बन रहा है वो अंदर बन रहा है, इसलिए अपन ने ए डैश बी डैश ये वाला 90 लिया। हाँ समझ में आ रहा है? हाँ तो लेकिन ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है ये एंगल 90 बनेगा। और चलो अगर 90 बन भी जाता है, सर आप बता सर बी सर, डैश आपका सर 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 पैरेलल है ना वो दोनों लाइंस। कौन सी, ये और ये? हाँ हाँ पैरेलल है। हाँ तो हो गया ना सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या मैच वाला है ना, वही तो एंगल अल्टरनेट है ना, वो ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स है लो। अच्छा ये पूरा एंगल 90 इसलिए ये एंगल 90 ऑल्टरनेट एंगल। हाँ ठीक है, अगर ऑल्टरनेट एंगल बना भी लेते तो डी डैश ये एंगल उस ट्रायंगल से क्या लेन देन है उसका? सर आपका क्या मानना है? आपको कॉन्फिडेंट प्रूफ करना है ना। दो हाँ। ट्रायंगल में हाँ, तो वो यहाँ पे ट्रायंगल 90 है और यहाँ पे हम लोग हो गया। जैसे आपकी बुक में कोई प्रॉपर्टी दी है क्या उसकी? मैथ नहीं है क्या? तुम्हारा मैथ नहीं है क्या? तो फिजिक्स मजेदार रहेगा। दिया है क्या उसमें? क्या दो ही दिया है? किसी से भी प्रूफ कर सकते हैं ना कॉन्फिडेंस। ठीक है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। हाँ नहीं सर यहाँ पे दिखा रहा है 90 है? ठीक है, तो एंगल ए डैश बी डैश सी इज इक्वल टू एंगल ए डैश डी सी। सेम एंगल, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ए डैश डी सी। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब है एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो एंगल देख लो कौन सा कॉन्ग्रुएंट है, बी डैश ए डैश सी। देयरफॉर एंगल एंगल बी डैश ए डैश सी इज इक्वल टू एंगल ए डैश सी डी, ए डैश सी डी। तो ये कितना हुआ? एंगल आई इज इक्वल टू ये कितना हुआ? एंगल आई। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अब आपके बुक में जो दिया हुआ है वो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि वो मान के चलते कि आप होशियार हो। मैंने पहले ही कहा था, वो मान के चलते कि आप होशियार हो। आपको कौन सा स्टेट बोर्ड है? स्टेट बोर्ड वाले अपने बढ़िया रहते, टेंशन नहीं। तुम रहो, तुमको भी कराएंगे, तुम क्यों नहीं करोगे? बुक में डायग्राम नहीं है? वो डायग्राम है, वो डायग्राम वही है। तो वो तो मान के चले ना, तुमको बताया करके, तो तुमको पता है हाँ। अभी सुनिए, अब ये सेम डेरिवेशन यूज करेंगे रिफ्रैक्शन के लिए। तुमको ज्यादा मेहनत नहीं करना है अभी, ठीक है। अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखे थे तो तुम देखो मेहनत ये से कम होगी। तो क्या आएगा अभी? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय हैगल्स प्रिंसिपल। डायग्राम में थोड़े चेंजेस आ जाएंगे, थोड़े नहीं काफी चेंजेस आएंगे, लेकिन डेरिवेशन सेम ही रहेगा। ये हो गया एक्स वाई नाम का रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, रिफ्रैक्शन हो रहा है।
बिल्कुल उसके पैरेलल दिखाना, ए बी पी क्यू, ठीक है। ए बी जब नीचे आएगा तो पहले कौन सा लैंड करेगा पॉइंट, ए डैश। बी जब आएगा तो बी डैश। ये पॉइंट एन, ये पॉइंट एन डैश नॉर्मल है। ये एंगल आई, ये एंगल आर, लेकिन वो होता है किसके बराबर, आई के बराबर ही तो होता है। वो भी एंगल आई मन की चलते फिलहाल, बाद में देखते हैं अपन। ये एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब कहानी को समझो, जब ए बी इस तरह से आगे मूव कर रहा है तो पहले ए डैश आया फिर बी डैश। अब ए अपने जर्नी को आगे कंटिन्यू कर रहा है, बी डैश अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करेगा। तो जितनी देर में लाइट बी डैश से सी तक जा रही है, ये हो गया सी, उतनी देर में लाइट यहाँ से यहाँ तक समथिंग जाएगी। मान लो ये डी पॉइंट होगा, पहले बार डी पॉइंट ऊपर मिल रहा था और यहाँ पे इतना रेडियस लेके आप ऐसा सर्कल बना सकते हो, नहीं बनाए तब भी चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके इसमें तो बनाए भी नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया मेरा डी पॉइंट, ठीक है। क्लियर हुआ। एक्स वाई रिफ्लेक्टिंग की जगह क्या आएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड की जगह रिफ्रैक्टेड, इंसिडेंट वेव फ्रंट रिफ्लेक्टेड की जगह रिफ्रैक्टेड। एंगल ए डैश एन, ए डैश एन कितना है, एंगल आई। फिर यहां पर एक और डैश लगा दो, एन डैश ए डैश डी, एन डैश ए डैश डी कितना हुआ, एंगल आर। क्लियर हुआ, पूरी कहानी समझ में आई, ठीक है। अब यहां पर एक नई चीज है, तो फिलहाल तो अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, वो वहां पर एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहाँ से पूरा पार्ट मुझे मिटाना पड़ेगा। वहां मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो कहानी मुझे एक्सप्लेन करना है कौन सी। हाँ, फ्रॉम फिगर बोलो, ए डैश एन, सॉरी हाँ, ए डैश बी डैश कितने का है, 90। उसको दो हिस्से में डिवाइड किए, ए डैश एन प्लस एन ए डैश बी डैश। तो इसको मैंने उधर भेज दिया तो कितना मिला, 90 माइनस 9, इक्वेशन 1। फिर एन ए डैश सी इज इक्वल टू 90, उसको डिवाइड करो विद रेस्पेक्ट टू बी डैश, तो एन ए डैश बी डैश प्लस बी डैश ए डैश सी 90। उधर भेज दो, एंगल आई। क्लियर हुआ। अब नीचे चलते, क्योंकि ऊपर का खत्म हो गया, नीचे में एक और डैश पुट करना पड़ेगा, एन डैश ए डैश सी। तो एन डैश ए डैश सी इज इक्वल टू 90, तो इसको डिवाइड करो, एन डैश ए डैश डी प्लस डी ए डैश सी, तो एन डैश ए डैश डी प्लस डी ए डैश सी 90। हाँ, फिर क्या करेंगे, डी ए डैश सी इज इक्वल टू 90 माइनस एन डैश ए डैश डी, व्हाट इज एन डैश ए डैश डी, एंगल आर। क्लियर। फ्रॉम ट्रायंगल ए डैश डी सी, ए डैश डी सी, फिर से क्या करना है, तीनों का सम लेना है, कितना होता 180 डिग्री। फिर क्या बोलोगे, एंगल ए डैश डी सी 90, कैसे, लाइन इधर आ रही है, ये इधर से परपेंडिकुलर है, एंगल ए डैश डी सी 90, ठीक है। इस 90 को उधर भेज दिया, बचा कितना 90, तो ए डैश सी डी, ये उसको उधर भेज दो, डी ए डैश सी, व्हाट इज डी ए डैश सी, ये देखो 90 माइनस आर, पूरी सेम है। तो एक बार पढ़ो, दोनों के लिए काम में आ जाता है। यहां से चेंज हो जाएगा, बस आखिरी की स्टेप तो चेंज हो रही है जी। फ्रॉम ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी एंड ट्रायंगल ए डैश डी सी, ए डैश बी डैश सी एंड ए डैश डी सी, यहां पर लगाते हैं अभी, ठीक है। अब पहले मार्किंग कर लो, बी डैश ए डैश सी, बी डैश ए डैश सी, ये कितना हुआ, एंगल आई, और ए डैश सी, ए डैश सी डी, ए डैश सी डी, ये क्या हुआ, एंगल आर, ठीक है। ये हमने प्रूफ किया ना, वो मार्क कर दिया मैंने। हाँ, लगा।
नहीं अभी हाँ शुरू हो गया। 3 बज गए। जल्दी बैठो, हो गया। हाँ, साइन आए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये एंगल 90, अपोजिट कितना है? बी डैश सी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? ए डैश सी एंड साइन आर इज इक्वल टू, हाँ अपोजिट कितना? ए डैश डी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? ए डैश सी। पिछली बार बी डैश सी और ए डैश डी को दोनों को इक्वल कर दिए थे हमने, एक बार इक्वल नहीं है क्योंकि डिस्टेंस कितना होता है? ct। यहाँ पर लाइट की स्पीड जो रहेगी वो c1 रहेगी और यहाँ पर लाइट की स्पीड c2, क्योंकि मीडियम चेंज होने से लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। बट b डैश सी इज इक्वल टू c1t एंड a डैश डी इज इक्वल टू c2t। इस सेकेंड वाले मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा म्यू नाम का, ठीक है, रखो वैल्यू। तो देयरफॉर साइन आई इज इक्वल टू c1t अपॉन a डैश सी एंड साइन आर इज इक्वल टू c2t अपॉन a डैश सी। क्लियर हुआ? दोनों का डिवीजन कर लो। देयरफॉर कैमरा चेक करो, ये आ रहा है क्या? साइन आई अपॉन साइन आर ले लो, कैमरा चेक करो, ये आ रहा है क्या? c1t अपॉन a डैश सी और ये उल्टा चला जाएगा, a डैश सी अपॉन c2t। तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कितना मिला? तो c1 बाय c2, बट साइन आई बाय साइन आर क्या होता है? वेरी गुड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू कितना हुआ? c1 बाय c2। ये कौन सा लॉ होता है? दिस इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये तो प्रूव करना था हमको रिफ्रैक्शन को। अरे समझ में आया क्या? तो पूरे इसमें सिर्फ आखिरी वाला ही पार्ट चेंज हुआ। Thank you.